क्या तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग ना चिल्लाते हैं, ना भीख मांगते हैं और ना ही किसी के पीछे भागते हैं। वो सिड्यूस करते हैं। सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि बिजनेस, दोस्ती और इन्फ्लुएंस में भी। वो शोर नहीं करते, चुप्पी इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादा पास नहीं आते, डिस्टेंस से काम लेते हैं। और कभी-कभी प्लेजर के साथ पेन भी मिलाते हैं। ये सब लुक्स के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। इस वीडियो में तुम जानोगे वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो क्लियोपाट्रा से लेकर कैसनोवा तक ने यूज की। ऐसी टेक्निक्स जो किसी को भी तुम्हारी प्रेजेंस का एडिक्ट बना सकती हैं और तुम्हारी एब्सेंस में पागल। लेकिन एक वार्निंग, ये टैक्टिक्स कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और डार्क परसुएशन से निकली हुई टेक्निक्स हैं। अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये तुम्हें डीप पावर दे सकती हैं, लेकिन गलत तरीके से यूज की तो ट्रस्ट पूरी तरह टूट सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम टिप्स नहीं है। ये सब रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन से लिए गए हैं। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया भर के पावर प्लेयर्स फॉलो करते हैं। यह है पार्ट 1, पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बार जब तुम ये समझ जाओगे, तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। लेट्स बिगिन। सिडक्शन की शुरुआत किसी ट्रिक या लाइन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है तुम्हारी पर्सनालिटी से। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक सिडक्टिव कैरेक्टर वो होता है जो दूसरों को नेचुरली अपनी ओर खींचता है, जबरदस्ती नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल पुल से। ऐसे लोग अटेंशन के पीछे नहीं भागते, अटेंशन खुद उनकी तरफ खिंचता है, क्योंकि वो दूसरों की किसी गहरी चाहत को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, मिस्ट्री, कंफर्ट, एडवेंचर, एडमिरेशन या डेंजर। कुल 9 सेडक्टिव आर्केटाइप्स होते हैं और हर एक पावरफुल फैंटेसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम अपना नेचुरल टाइप समझ लो तो उसे एम्पलीफाई करके एफर्टलेसली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले सेडक्टिव टाइप की, द सायरन। सायरन मर्दों के लिए अल्टीमेट फैंटेसी होती है, एक ऐसा एस्केप जो उन्हें स्ट्रेस, लॉजिक और कंट्रोल से बाहर ले जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में मर्दों से उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग, सीरियस और रिस्पॉन्सिबल बने, लेकिन सायरन उन्हें इसका उल्टा देती है, सरेंडर। उसे चेस करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपने प्रेजेंस, अपीयरेंस और वॉइस से सेड्यूस करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज धीमी होती है, टोन सॉफ्ट होता है, एनर्जी सेंशुअल होती है। वो एक ऐसा मूड क्रिएट करती है जहां लोग बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं। इतिहास की सबसे पावरफुल सायरेंस में से एक थी क्लियोपैट्रा। वो इजिप्ट की सबसे ब्यूटीफुल औरत नहीं थी, लेकिन उसने फैंटेसी की आर्ट में महारत हासिल की थी। जब वो जूलियस सीजर से मिलना चाहती थी, तो ऑडियंस मांगने के बजाय खुद को एक रोल्ड अप कारपेट में छुपाकर पैलेस के अंदर स्मगल करवा दिया। जब वो कारपेट खुला, तो वो एक गॉडेस की तरह सामने आई। सीजर, जो एक डिसिप्लिन्ड, लॉजिकल और युद्ध का आदमी था, इंस्टेंटली हिप्नोटाइज हो गया। क्लियोपैट्रा ने सिर्फ अपीयरेंस से नहीं, वैरायटी से भी सेड्यूस किया। एक दिन वो खुद को देवी आइसिस की तरह पेश करती, तो अगले दिन सीजर को नाइल की लग्जरी यात्रा पर ले जाती। वो अनप्रिडिक्टेबल थी, कभी वार्म, कभी डिस्टेंट। बाद में उसने मार्क एंटनी को भी ऐसे ही अट्रैक्ट किया। वो रोम छोड़कर, अपनी शादी तोड़कर पूरी तरह क्लियोपैट्रा के साथ आ गया, क्योंकि उसे वहां मिला प्लेजर, ड्रामा और इमोशनल एस्केप। क्लियोपैट्रा ने ब्यूटी से नहीं, सिडक्शन से राज किया। एक मॉडर्न सायरन थी मैरिलिन मुनरो। उसने चाइल्डिश इनोसेंस को रॉ सेंचुअलिटी के साथ मिक्स किया। उसकी ब्रेथी वॉइस, सॉफ्ट मूवमेंट्स और दूर देखती नजरों ने उसे इररेजिस्टिबल बना दिया, बिना ज्यादा बोले भी। वो अटेंशन के पीछे नहीं भागी, उसने खुद को ऐसा फैंटेसी बना लिया जिसकी लोग तलाश करते हैं। सायरन अपने सेंशुअल मूवमेंट और वॉइस से लोगों को काम भी करती है और एक्साइट भी। वो विजुअल ड्रामा यूज करती है, जैसे खास क्लोथिंग, कलर, सिंबल्स और बॉडी लैंग्वेज। वो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, कभी वार्म, कभी डिस्टेंट, और सबसे जरूरी, वो मिस्ट्री बनाए रखती है। सब कुछ रिवील नहीं करती, बस उतना दिखाती है जितना क्यूरियोसिटी जगाए। वो प्लेजर का वादा करती है, फिर लोगों को वेट कराती है। यही क्रिएट करता है डिजायर, ऑब्सेशन और इमोशनल सरेंडर। सायरन कभी लव या अप्रूवल के लिए बेग नहीं करती, वो खुद एक ड्रीम बन जाती है और बाकी लोग उसमें खो जाते हैं।
अगर तुम सायरन बनना चाहती हो, अपनी एनर्जी को स्लो करो, अपने अपीयरेंस का पर्पसफुल यूज करो, प्लेफुल रहो लेकिन थोड़ी दूर, कंफर्ट दो और फिर खुद ही दूर हो जाओ। सायरन की पावर चेजिंग में नहीं, बीइंग चेज्ड में होती है। चैप्टर 2 द रेक। द रेक एक ऐसा मर्द होता है जो पूरी तरह डिजायर में जीता है और उसी में ब्रीथ करता है। वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं करता, वो सच में औरतों को एडमायर करता है और औरतें उसे महसूस करती हैं। उसकी इंटेंस अटेंशन, बोल्ड पैशन और इमोशनल डेयरिंग से लड़कियां खुद को जिंदा, स्पेशल और किसी गॉडेस की तरह पूजी हुई महसूस करती हैं। जहां बाकी लड़के खुद को रोकते हैं या कूल बनने की एक्टिंग करते हैं, रेक पूरी तरह जंप कर जाता है। वो तारीफ करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है और दीवाना बन जाता है, और यही ऑब्सेशन उसे इररेजिस्टिबल बना देती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जियाकोमो कैसानोवा। रेक का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल था कैसानोवा। उसने अपने लुक्स से लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। वो कोई बहुत हैंडसम नहीं था। उसकी पावर थी उसकी आईज, उसके बातों में चार्म और उसका डीप फोकस। वो हर औरत को ये फील कराता था कि वही उसकी दुनिया की इकलौती लड़की है। वो छोटी छोटी डिटेल्स याद रखता था, ध्यान से सुनता था और पूरी शिद्दत से चेस करता था। अगर कोई लड़की रेजिस्ट करती, वो पीछे नहीं हटता बल्कि और जोर से कोशिश करता। और यही उसका परसिस्टेंस, ये इमोशनल इंटेंसिटी लड़कियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती थी। उसका सीक्रेट कोई ट्रिक नहीं था, वो सच्ची चाहत थी। हाउ द रेक वर्क्स। रेक अपने वर्ड्स को वेपन की तरह यूज करता है। पोएट्री, स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स और दिल से निकले हुए कन्फेशंस। उसकी नजरें डायरेक्ट होती हैं, उसकी टोन इमोशनल होती है। वो औरतों को जज नहीं करता, वो उन्हें ट्रूली देखा और चाहा हुआ फील कराता है। जब बाकी लोग हेजिटेट करते हैं, रेक तेजी से मूव करता है। वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिससे लड़कियां ये महसूस करें कि वो अभी इसी मोमेंट चाही जा रही हैं, नॉट लेटर, नॉट समडे, बट राइट नाउ। और यही थ्रिल एडिक्शन में बदल जाता है। वाई द रेक वर्क्स। ज्यादातर औरतें खुद को इग्नोर्ड, अंडर अप्रिशिएटेड या इमोशनली नेग्लेक्टेड महसूस करती हैं। रेक उस खालीपन को फिल करता है। उसका कांस्टेंट अटेंशन उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। उसकी इमोशनल बोल्डनेस उन्हें खुलकर सरेंडर करने की फ्रीडम देती है। हाँ, वो डेंजरस होता है, कभी कभी अनफेथफुल, ड्रामेटिक या डिस्ट्रक्टिव भी होता है, लेकिन उसी डेंजर में एक फैंटेसी होती है। उसके साथ बिताए गए इमोशनल हाइज एंड लोज अट्रैक्शन को अलाइव रखते हैं। मॉडर्न रेक एनर्जी। आज के दौर में भी रेक जैसे कैरेक्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे, मूवीज में, बुक्स में, म्यूजिक वीडियोज में। वो इंटेंस, ऑब्सेस्ड, पोएटिक और थोड़ा सा डेंजरस दिखने वाला आदमी, वही है मॉडर्न रेक। सोचो जॉनी डेप, शाहरुख खान या देव आनंद जैसे रोमांटिक रोल्स। मिस्टीरियस, डीपली लविंग एंड वाइल्डली एक्सप्रेसिव। हाउ टू यूज द रेक आर्कीटाइप। अगर तुम रेक की तरह सिड्यूस करना चाहते हो तो इमोशन के साथ बात करो, रोमांटिक और पोएटिक लैंग्वेज यूज करो, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, तारीफ में डेप्थ दो, सिर्फ यू आर ब्यूटिफुल मत कहो, बताओ क्यों वो ब्यूटिफुल है। अपनी डिजायर बोल्डली एक्सप्रेस करो, हेजिटेशन मत रखो। उसे ऐसा फील कराओ कि वो यूनिक है, अडोर्ड है और अनफॉरगेटेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे ये फील कराओ कि तुम अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो सिर्फ उसी के लिए, कि तुम इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो सिर्फ उसी की वजह से। की लेसन। रेक की सबसे बड़ी ताकत है इमोशनल इंटेंसिटी। जब सब लोग गार्डेड रहते हैं, रेक डिजायर में पूरी तरह डूब जाता है और वही सरेंडर दूसरों को उसकी ओर खींचता है। वो लॉजिक से सिड्यूस नहीं करता, वो लॉन्गिंग से करता है। चैप्टर 3 द आइडियल लवर। आइडियल लवर हमेशा कुछ ऐसा ऑफर करता है जो रेयर होता है, एक ऐसी फैंटेसी जो परफेक्शन जैसी लगती है। वो रेक की तरह इमोशन से ओवरवेल्म नहीं करता, ना ही सायरन की तरह ड्रामा क्रिएट करता है, बल्कि वो आपको अंदर तक अंडरस्टूड, देखा और वैल्यूड फील कराता है। उसकी पावर होती है अट्यूनमेंट में। वो आपके डिज़ायर्स, ड्रीम्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को ऑब्जर्व करता है
और फिर खुद को उस कमी की तरह प्रेजेंट करता है जो आप फील कर रहे होते हो। What makes the ideal lover powerful? रियल लाइफ में अक्सर लोग डिसअपॉइंट होते हैं, बोरिंग रिलेशनशिप्स, कोल्ड पार्टनर्स या अनफुलफिल्ड नीड्स की वजह से। आइडियल लवर उस इमोशनल गैप को फिल करता है। वो सिर्फ अटेंशन नहीं देता, वो आपकी सबसे हिडन फैंटेसी को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे वो रोमांस हो, एडवेंचर, स्पिरिचुअल कनेक्शन या सेफ्टी, वो बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा आप अंदर ही अंदर चाह रहे होते हो। वो फोर्स से सिड्यूस नहीं करता, वो उस ड्रीम में बदल जाता है जिसका आप वेट कर रहे थे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द काउंट सेंट जर्मेन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है काउंट सेंट जर्मेन, 18वीं सेंचुरी का एक यूरोपियन फिगर। वो हमेशा मिस्टीरियस, एलिगेंट और हर इंसान के हिसाब से खुद की इमेज को चेंज कर लेता था। किसी के लिए वो फिलॉसफर था, किसी के लिए आर्टिस्ट, नोबलमैन या स्पिरिचुअल थिंकर। उससे मिलकर लोगों को लगता था कि वो किसी कंप्लीटली यूनिक इंसान से मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने कभी इमेजिन किया था। लोग उसे सिर्फ एडमायर नहीं करते थे, वो उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे क्योंकि वो उनके अंदर के आइडियल को रिफ्लेक्ट करता था। मॉडर्न एग्जाम्पल, द लवर इन फिक्शन। मूवीज और बुक्स में कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का मिस्टर डार्सी या कोई चार्मिंग फॉरेनर जो आपको जस्ट गेट यू फील कराता है। ये लोग ना लाउड होते हैं ना ओवरली इंटेंस, ये इमोशनली एक्यूरेट होते हैं। वो साइलेंटली सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर वैसे ही अपीयर होते हैं जैसे आपने अपनी इमेजिनेशन में सोचा होता है, लेकिन रियल लाइफ में कभी मिला नहीं। हाउ द आइडियल लवर ऑपरेट्स। सबसे पहले वो ध्यान से ऑब्जर्व करता है आपके लाइक्स, हैबिट्स और कंप्लेंट्स को। फिर वो उसी चीज़ को मिरर करता है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो आपकी यूनिकनेस की तारीफ करता है और आपकी दुनिया में डीप इंटरेस्ट दिखाता है। वो आपको पूरी तरह सीन और एक्सेप्टेड फील कराता है। उसकी सेडक्शन काम, थॉटफुल और पर्सनल होती है। वाई इट वर्क्स। हम सभी के अंदर कुछ प्राइवेट ड्रीम्स होते हैं, लव, अटेंशन, कनेक्शन या एडमिरेशन के। आइडियल लवर इन ड्रीम्स को एक्टिवेट करता है, आपको बिना बदले खुद को आपकी डिज़ायर्स के हिसाब से मोल्ड करके। इससे एक इमोशनल हाई पैदा होती है जो बहुत इंटीमेट और स्पेशल लगती है, भले ही वो केयरफुली प्लान्ड हो। वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप ही उसकी दुनिया का सेंटर हो, चाहे वो यही हर किसी के साथ करता हो। हाउ टू बिकम द आइडियल लवर। अगर आप इस आर्केटाइप को अपनाना चाहते हो तो लोगों से डीप सवाल पूछो। ध्यान से सुनो कि लोग लव में क्या मिस फील करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और पसंद को ऑब्जर्व करो। उनकी फैंटेसीज को मिरर करो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी एनर्जी और अटेंशन से। कभी एलिगेंट और रोमांटिक बनो तो कभी काम और सपोर्टिव, जैसा वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। पूरा फोकस उन्हीं पर रखो, उन्हें फील कराओ कि उनकी प्रेजेंस ही सब कुछ है। की लेसन। आइडियल लवर एक मिरर होता है, कोई नकाब नहीं। वो वही बन जाता है जिसकी दूसरों को ज़रूरत होती है, और इस तरह वो बिना दबाव डाले प्रेजेंस, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डेप्थ से लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब बाकी लोग खुद पर फोकस करते हैं, आइडियल लवर डिज़ायर को एक आर्ट में बदल देता है। अध्याय 4, द डैंडी। डैंडी आकर्षित करता है आज़ादी के जरिए। हर तरह की एक्सपेक्टेशंस, रोल्स और जेंडर नॉर्म्स से आज़ादी। वो रहस्यमयी होता है, सेल्फ कंटेन्ड होता है और पूरी तरह इंडिपेंडेंट। उसे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, वो अपनी खुद की रूल्स पर जीता है और यही कॉन्फिडेंस लोगों को उसकी ओर खींचता है। डैंडी की खासियत ही है कि वो एक रिबेलियस फ्रीडम की फैंटेसी देता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, और यही बात लोगों को उसका दीवाना बना देती है। डैंडी इतना आकर्षक क्यों लगता है? अधिकतर लोग खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, रूटीन, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स या आइडेंटिटी से। डैंडी इन सब से एस्केप देने वाला सिंबल होता है। वो अक्सर एंड्रोजेनस होता है, यानी उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ट्रेट्स होते हैं, या फिर वो पूरे सोशल नॉर्म्स को तोड़ देता है। यही चीज़ उसे इंट्रीगिंग बनाती है। वो फिट नहीं होता और यही नॉन कन्फर्मिटी उसे मैग्नेटिक बना देती है। डैंडी अनटचेबल लगता है, इन कंट्रोल और पूरी तरह मिस्टीरियस, और लोग उसे पोजेस करना चाहते हैं जो पूरी तरह डिफाइन भी नहीं हो सकता। इतिहास से एक उदाहरण, ऑस्कर वाइल्ड।
एक फेमस डैंडी थे ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहने, अपनी विट को हथियार की तरह यूज किया और सोसाइटी की अप्रूवल की परवाह तक नहीं की। पुरुष उन्हें एडमायर करते थे और महिलाएं उन्हें अडोर करती थीं। उनका मिस्ट्री सिर्फ उनके स्टाइल में नहीं था, वो उनकी एटीट्यूड में था। वो जजमेंट से फ्री लगते थे, हर रोल से मुक्त और खुद से डीपली इन लव। उनकी यही सेल्फ सफिशिएंसी उन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्टिव बनाती थी। दूसरा उदाहरण, मार्लीन डीट्रिक। 1930 के दशक में मार्लीन डीट्रिक ने डैंडी आर्केटाइप को उल्टा कर दिया, एक महिला होकर मैस्कुलिन स्टाइल को अपनाकर। वो टक्सीडो पहनती थीं, सिगार्स पीती थीं और उस कॉन्फिडेंस के साथ चलती थीं जो आमतौर पर मर्दों से जुड़ा होता है। फिर भी उनकी फेमिनिनिटी कभी हुई नहीं, बल्कि और भी उभर कर सामने आई। उन्होंने मर्दों और औरतों दोनों को अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम का सिंबल थीं, फ्रीडम टू बी हुएवर यू वांट टू बी। डैंडी कैसे सड्यूस करता है? वो इमोशनली इल्यूसिव होता है। वो कभी चेज नहीं करता, लोग उसे चेज करते हैं। वो आइडेंटिटी, स्टाइल और रोल से खेलता है। वो थोड़ा रिवील करता है, थोड़ा छुपाता है और मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो आपको पास आने देता है, फिर दूर हो जाता है, और इसी पुल पुश में आप उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं। डैंडी रोमांस ऑफर नहीं करता, वो आपको एस्केप देता है, नॉर्म्स, रोल्स और रूटीन से। ये काम क्यों करता है? लोग उन्हीं चीजों की तरफ खींचते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और डैंडी अनप्रेडिक्टेबल, अनटचेबल, फिर भी फैसिनेटिंग होता है। वो आपको सिक्योर महसूस नहीं कराता, वो आपको अलाइव महसूस कराता है। उसके पास होना रिबेलियस, बोल्ड और अवेकेंड फील कराता है, जैसे आप किसी डेंजरस और ब्यूटीफुल चीज का हिस्सा हो। डैंडी आर्केटाइप को कैसे यूज करें? अगर तुम डैंडी बनना चाहते हो तो खुद की पहचान स्ट्रांग बनाओ, अपनी इंडिविजुअलिटी में बोल्ड बनो, अपने ड्रेसिंग में एलिगेंस के साथ सरप्राइज मिक्स करो। कम बोलो, तुम्हारी साइलेंस ही टेंशन पैदा करेगी। अपनी आइडेंटिटी से खेलो, लाइंस ब्लर करो, रूल्स तोड़ो, मिस्ट्री क्रिएट करो। सबसे जरूरी, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहो। लोग तुम्हें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो कभी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए तो वो तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाएंगे। की लेसन, डैंडी प्यार नहीं देता, वो डेफिनेशन से आजादी देता है। वो बन जाता है जो आप इमेजिन करते हो, और यही इल्यूजन डिजायर को जिंदा रखता है। वो लिबरेटेड सेल्फ एक्सप्रेशन का सिंबल होता है, और एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हर चीज डिफाइंड हो, यही सबसे सेड्यूसिंग चीज है। द नेचुरल सिड्यूस करता है एक सिंपल क्वालिटी से, बचपन जैसी इनोसेंस से। वो ना एग्रेसिव होते हैं, ना इंटेंस। वो कभी डोमिनेट या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो लोगों को चार्म करते हैं प्लेफुल, ओपन और वल्नरेबल होकर, और थोड़ा सा मिस्चिवस अंदाज में। द नेचुरल इंसानों के अंदर कुछ बहुत डीप जगा देता है, जैसे किसी को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग, प्लेफुलनेस की चाह, या फिर खुद को फिर से यंग महसूस करना। What makes द नेचुरल इर्रेजिस्टिबल? आज की दुनिया में जहां हर जगह स्ट्रेस, प्रेशर और सीरियसनेस है, वहां द नेचुरल एक एस्केप देता है, सिंप्लिसिटी और फ्रीडम का। वो एडल्ट की तरह एक्ट नहीं करते, ना ही वो कैलकुलेटिंग होते हैं, ना ही सिनिकल। वो खुलकर हंसते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और इमोशनली ऑनेस्ट रहते हैं। इससे सामने वाले का गार्ड नीचे आ जाता है, और जब डिफेंसेस गिरते हैं, सिडक्शन अपने आप हो जाता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, चार्ली चैपलिन एक परफेक्ट नेचुरल थे। बिना बोले ही उन्होंने लोगों को हंसाया और महसूस करवाया। उनके कैरेक्टर्स वल्नरेबल थे, लेकिन क्लेवर भी, चाइल्डिश और साथ ही वाइज। वो इमोशंस इवोक करते थे प्लेफुलनेस के जरिए। महिलाएं उन्हें इसलिए अडोर करती थी क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट करते थे, ना कि पावर या लुक्स की वजह से। वो लोगों को महसूस करवाते थे, और फीलिंग ही सिडक्शन का हार्ट होता है। अनदर एग्जाम्पल, 1920s में जोसेफिन बेकर एक प्योर नेचुरल थीं। वो बिना रोक टोक के डांस करती थीं, खुलकर मुस्कुराती थीं और एक केयर फ्री चाइल्ड जैसी एनर्जी रखती थीं। स्टेज पर वो कभी टू पॉलिश नहीं दिखीं, वो स्पॉन्टेनियस, प्लेफुल और मैग्नेटिक थीं।
लोग उन्हें सिर्फ देखते नहीं थे, वो उनके जॉय के करीब रहना चाहते थे। उनका चार्म सीखा हुआ नहीं था, वो महसूस किया जाता था। हाउ द नेचुरल सिड्यूसेस? वो लाइट हार्टेड और जेन्युइन होते हैं। वो लोगों को हंसाते हैं और रिलैक्स्ड फील कराते हैं। वो वल्नरेबिलिटी को बिना शेम के दिखाते हैं। वो इमेजिनेशन और प्लेफुलनेस को इनवाइट करते हैं। वो कभी प्रेशर नहीं बनाते, बल्कि इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करते हैं। द नेचुरल लोगों का गार्ड नीचे ला देता है, और जब ऐसा होता है, अट्रैक्शन फ्लो करने लगता है। वाई इट वर्क्स? ज्यादातर एडल्ट्स रोल्स में फंसे होते हैं, बॉस, पेरेंट, पार्टनर, लीडर, लेकिन डीप इनसाइड हर कोई फिर से फ्री, इनोसेंट और एक्सेप्टेड फील करना चाहता है। द नेचुरल वही फीलिंग वापस लाता है। वो डराता नहीं है, वो कंट्रोल नहीं करता, वो बस रिमाइंड करता है कि खुद होना कितना अच्छा लगता है। हाउ टू यूज द नेचुरल आर्किटाइप? अगर तुम नेचुरल की तरह सिड्यूस करना चाहते हो, तो फॉर्मेलिटी छोड़ दो, परफेक्शन से नहीं, इमोशन से बात करो। क्यूरियोसिटी, वंडर और प्लेफुलनेस दिखाओ। खुलकर हंसो, दिल से मुस्कुराओ। अपनी सॉफ्टनेस या इनसिक्योरिटी को शेम के बिना दिखाओ, ये ट्रस्ट बनाता है। हर चीज को स्पॉन्टेनियस रखो, स्क्रिप्ट्स या प्रेशर से दूर रहो। द नेचुरल जॉय क्रिएट करता है, और लोग वहीं खिंचते हैं जहां उन्हें जिंदा महसूस होता है। की लेसन? द नेचुरल हमें सिखाता है कि सिडक्शन हमेशा बोल्ड या इंटेंस नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल पुल इमोशनल ईज होती है। वो फीलिंग जब कोई खुद को सेफ, एक्सेप्टेड और हल्का महसूस करता है। जब तुम जॉय। चैप्टर 6 द कोकेट। कोकेट एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो डिले, टीज और इमोशनल कंट्रोल के मास्टर होते हैं। वो थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी अफेक्शन दिखाते हैं, फिर कोल्ड हो जाते हैं। वो इमोशनल टेंशन क्रिएट करते हैं, और वही टेंशन डिजायर बन जाता है। कोकेट कभी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होता, और इसी वजह से वो इतने इररेजिस्टिबल होते हैं। कोकेट पावरफुल क्यों है? हमें वही चाहिए जो इजीली नहीं मिलता। कोकेट इसी साइकोलॉजी का यूज करता है। वो इतना अटेंशन देता है कि इंटरेस्ट बन जाए, फिर वैनिश हो जाता है। वो आपको स्पेशल फील कराता है, फिर डाउट में डाल देता है। ये कांस्टेंट शिफ्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। आप उस अटेंशन के लिए तरसने लगते हैं, उनकी अप्रूवल के लिए, उनकी प्रेजेंस के लिए। ये स्लोली एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, मैडम डी पोम्पाडूर। मैडम डी पोम्पाडूर किंग लुई द 15 की मिस्ट्रेस थी, एक ब्रिलियंट कोकेट। वो कभी जल्दी गिव इन नहीं करती थी। किंग को वेट करना पड़ता था, इमोशनली और फिजिकली। लेकिन जब किंग का इंटरेस्ट कम होने लगता, तो वो एक छोटी सी चीज दे देती, एक स्माइल, एक फ्लर्टेशन, एक प्रॉमिस। वो डिस्टेंस का यूज डिजायर बढ़ाने के लिए करती थी, और छोटी छोटी रिवॉर्ड से किंग को इमोशनली हुक्ड रखती थी। इवन उनके रोमांटिक रिलेशन खत्म होने के बाद भी उसने अपना पावर बनाए रखा, अपनी प्रेजेंस तक एक्सेस कंट्रोल करके। कोकेट कैसे काम करता है? वो इमोशनली एल्यूसिव होता है। कभी वार्मथ देता है, तो कभी कोल्ड हो जाता है। वो इंडिपेंडेंट दिखता है और आपको रिप्लेसेबल फील कराता है। होप देता है, पर फुलफिलमेंट डिले करता है। ये क्रूअल्टी नहीं, कंट्रोल है। कोकेट पावर रखता है क्योंकि वो आपको हमेशा थोड़ा कम देता है जितना आप चाहते हो। वाई इट वर्क्स? जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब अटेंशन छोटी और अनप्रिडिक्टेबल डोजेज में मिले तो वो प्राइसलेस बन जाता है। कोकेट आपको पेशेंस सिखाता है, और उसी वेट के दौरान डिजायर ग्रो करता है। वो इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट लगता है, जो दूसरों को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कैसे यूज करें कोकेट आर्किटाइप? अगर तुम कोकेट बनना चाहते हो तो अपनी इंडिपेंडेंस पे कॉन्फिडेंट रहो, कॉम्प्लीमेंट्स कम दो और कभी कभी कंप्लीटली विड्रॉ हो जाओ। स्लोली रिस्पॉन्ड करो, एंटिसिपेशन बिल्ड होने दो। सब कुछ एक साथ रिवील मत करो। साइलेंस, डिस्टेंस और मिस्ट्री क्रिएट करो। ये रिजेक्शन नहीं, ये इमोशनल सस्पेंस है। की लेसन, कोकेट जानता है कि ज्यादा अवेलेबिलिटी डिजायर को खत्म कर देती है। वो गेम कंट्रोल करता है अपनी इनकंसिस्टेंसी से, कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी पास, कभी दूर। वो मिस्ट्री क्रिएट करता है, आपकी क्रेविंग बढ़ाता है और फिर आपको चेस करने देता है। डिजायर देने से नहीं, रोकने से बनता है। चैप्टर 7। चार्मर अपनी सिडक्शन मिस्ट्री या ड्रामा से नहीं करता, बल्कि अपनी वार्मथ, ग्रेस और अटेंटिवनेस से करता है। वो ना कभी प्रेशर डालता है, ना प्रवोक करता है।
वो अपनी फ्रेंडलीनेस से सामने वाले को डिसार्म करता है, उन्हें उनके बारे में अच्छा फील करवाता है और ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां रेजिस्टेंस खुद ही डिसॉल्व हो जाए। चार्मर की असली पावर ये है कि लोग उनके आसपास रहकर अमेजिंग फील करते हैं। चार्मर पावरफुल क्यों होता है? हर इंसान चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, एडमायर किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। चार्मर ये सब देता है। वो जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है, ध्यान से सुनता है और कभी भी कॉन्वर्सेशन को अपने ऊपर फोकस होने नहीं देता। वो स्मूथ, कामिंग और सोशली इंटेलिजेंट होता है। वो ऐसे तारीफ करता है जो ऑब्वियस ना लगे, ऐसे प्रेज करता है जो फेक ना हो और अटेंशन देता है बिना नीडी दिखे। वो खुद पे अटेंशन नहीं लेता, वो उसे दूसरों पे रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, बेंजामिन डिज़रेली 19th सेंचुरी के एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, एक ट्रू चार्मर। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस करने की जगह उन्हें डीपली समझकर और एडमायर करके चार्म किया। वो उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते, ध्यान से सुनते और कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। इसका रिजल्ट ये था कि क्वीन ने उन्हें सालों तक ट्रस्ट किया और सपोर्ट दिया, इवन उन पॉलिटिशियंस के ऊपर जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे। डिज़रेली ने कभी कम्पीट नहीं किया, उन्होंने कनेक्ट किया और वही चार्म का असली एसेंस है। चार्मर कैसे सिड्यूस करता है? वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, हर इंटरैक्शन को स्मूथ बना के रखता है। वो जेंटल ह्यूमर का यूज करता है और दूसरों को एक्सेप्टेड फील करवाता है। वो अटेंटिव लिसनर होता है और थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता है। वो कभी भी जल्दी नहीं करता, वो कंफर्ट और इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करता है। चार्मर रेजिस्टेंस को स्टर नहीं करता, वो सूद करता है। लोग उसके आसपास रिलैक्स फील करते हैं और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में अट्रैक्शन क्वाइटली बिल्ड होता है। ये अप्रोच इफेक्टिव क्यों है? ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशंस में सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, क्रिटिकल या अग्रेसिव होते हैं। चार्मर इन सब का ऑपोजिट होता है, काम, फोकस्ड और ईगो फ्री। वो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट करता है, कभी क्रिटिसाइज नहीं करता और हमेशा वैल्यूड फील करवाता है। ये इमोशनल एक्सपीरियंस एडिक्टिव बन जाता है क्योंकि ईगो से भरी दुनिया में चार्मर एक पीसफुल रिलीफ होता है। चार्मर आर्किटाइप को कैसे चैनल करें? चार्मर बनने के लिए अपने बारे में कम बोलो, दूसरों के बारे में ज्यादा पूछो। सटल और सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स दो। काम, रिलैक्स्ड और लाइट रहो। नेगेटिव इमोशन से बचो, नो कंप्लेंट्स, नो प्रेशर। पोलाइट ह्यूमर और सोशल ग्रेस का यूज करो ताकि दूसरे कंफर्ट फील करे। फेक ना लगो, पर हमेशा अग्रीएबल रहो और इंश्योर करो कि तुमसे बात करके लोग हमेशा बेटर फील करें। चारिज्मेटिक इंसान अपनी इंटेंसिटी, बिलीफ और कॉन्फिडेंस से लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो ना तो अपनी लुक्स पर डिपेंड करते हैं, ना फैंसी वर्ड्स या ट्रिक्स पर। उनका असली पावर आता है उनकी प्रेजेंस से। ऐसी प्रेजेंस जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस कराती है। चारिज्मेटिक्स लोगों को इंस्पायर्ड फील कराते हैं, जैसे उनके आसपास रहना ही लाइफ को एक नए मायने दे देता हो। नाउ, व्हाट मेक्स द चारिज्मेटिक पावरफुल? इस दुनिया में लोग सर्टेनिटी चाहते हैं। जब हर तरफ डाउट होता है तो कब कोई ऐसा इंसान जो पूरे विश्वास से बात करे, जो किसी चीज को गहराई से माने, वो एक मैग्नेट बन जाता है। चारिज्मेटिक वही इंसान होता है। वो अपने आइडियाज, अपने मिशन, अपनी इमोशंस या फिर आप पर भी पूरा बिलीफ दिखाते हैं और यही बिलीफ दूसरों में भी फैल जाता है। चाहे बात स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, आर्टिस्टिक या रोमांटिक, उनकी कॉन्फिडेंस दूसरों को परमिशन देती है कि वो भी खुलकर महसूस करे और खुद पर यकीन करें। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जोन ऑफ आर्क एक टीनेज गर्ल थी जिन्होंने बड़ी बड़ी आर्मीज को लीड किया, बिना किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के, सिर्फ अपने डिवाइन बिलीफ के साथ। उन्हें विश्वास था कि गॉड ने उन्हें फ्रांस को बचाने के लिए चुना है और इसी अटूट फेथ ने टफ सोल्जर्स को भी उनका फॉलोअर बना दिया।
उनकी करिश्मा चार्म या सेडक्शन से नहीं आई, वो तो उनके अंदर की आग से आई थी। लोग उस फ्लेम के पास रहना चाहते थे। मॉडर्न एग्जाम्पल, मैल्कम एक्स की करिश्मा बहुत इंटेंस थी। उनके फोकस, पैशन और डिटर्मिनेशन के जरिए लोग उनसे डिसएग्री भी करते थे, फिर भी उनसे नजर नहीं हटा पाते थे। उनके वर्ड्स क्लियर थे, उनकी एनर्जी बोल्ड और पावरफुल थी। वो अपने मिशन पर पूरी तरह से बिलीव करते थे और यही उन्हें एक अलग ही सडक्टिव पावर देता था। चैरिज्मेटिक्स लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वो फायर से बोलते हैं और लोग नेचुरली उनकी तरफ खिंच जाते हैं। हाउ द चैरिज्मेटिक सेड्यूसेस, वो कॉन्फिडेंस और पर्पस से बोलते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं, चाहे काम हो या पैशनेट। वो किसी बड़ी सोच में बिलीव करते हैं, खुद से भी बड़ी। वो दूसरों को सीन और अंडरस्टूड महसूस कराते हैं, जैसे वो उनके अंदर छुपे वर्जन को जगा देते हों। और साथ ही वो एक मिस्ट्री भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी किसी गहरे और प्राइवेट जगह से आती लगती है। इसीलिए लोग उन्हें समझना चाहते हैं और उनके वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। Why it works? लोग इमोशनल सर्टेनिटी के तरफ खींचते हैं। ज्यादातर लोग अनश्योर होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं और खुद को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। चैरिज्मेटिक उन्हें परमिशन देता है बोल्ड होने की, फील करने की। वो एक इमोशनल मोमेंटम बनाते हैं और लोग उस वेव का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो दूसरों को अपलिफ्ट भी करते हैं, जैसे वो किसी पावरफुल या इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा बन गए हों। हाउ टू यूज द चैरिज्मेटिक आर्केटाइप। चैरिज्मा डेवलप करने के लिए किसी मीनिंगफुल चीज में बिलीफ पैदा करो। डाउट के बजाय कन्विक्शन के साथ बोलो। इमोशन को छिपाओ मत, उसे एक्सप्रेस करो। स्टेडी आई कांटेक्ट और स्टिल बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो। लोगों को इंस्पायर करो, उन्हें एक बड़ा विजन दिखाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात, खुद पर बिलीव करो। वो इंटरनल सर्टेनिटी है जो लोग फील करते हैं उससे पहले कि तुम कुछ कहो। की लेसन, चैरिज्मेटिक इंसान चार्म या गेम से लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। वो करता है अपने कन्विक्शन, इमोशन और विजन से। वो खुद के अंदर एक आग जलाते हैं और बाकी लोग बस उस हीट को महसूस करने उनके करीब आ जाते हैं। 9th चैप्टर, द स्टार। स्टार लोगों को अपने पास खींचती है, बिना कुछ बोले, बिना कोशिश किए, सिर्फ अपने ऑरा से। लोग उन्हें दूर से देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, सपने लेते हैं कि काश वो उनके करीब होते। स्टार कभी अटेंशन के पीछे नहीं भागती, वो नेचुरली अट्रैक्ट करती है। वो चमकती है और लोग उस रोशनी के पीछे चल पड़ते हैं। What makes the star powerful? लोगों की जिंदगी अक्सर बोरिंग और रिपेटिटिव होती है। हर दिन वही रूटीन, वही इंटरैक्शंस। पर स्टार अलग होती है। वो ड्रामा, ग्लैमर और एस्केप का एक ड्रीम देती है। वो सेलिब्रिटीज की तरह पूजी जाती है, सिर्फ उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनके इमेज के लिए। लोग अपने फैंटेसीज उन पर प्रोजेक्ट करते हैं और वही फैंटेसी सिडक्शन बन जाती है। स्टार किसी एक्शन से नहीं, सिंबलिज्म से सिड्यूस करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, रूडोल्फ वैलेंटिनो 1920s का एक साइलेंट फिल्म एक्टर, दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेक्स सिंबल बना। उसने स्क्रीन पर ज्यादा कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशंस और उसका ऑरा लोगों को दीवाना बना देता था। विमेन थिएटर्स में फेंट तक हो जाती थीं, सिर्फ उसे देखकर। ना फ्लर्ट किया, ना परफॉर्मेंस दी, बस एक रोमांटिक फैंटेसी का सिंबल बन गया। यही है एक स्टार, जो सिर्फ सपना होती है। मॉडर्न एग्जाम्पल, प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना एक टिपिकल सिडक्ट्रेस नहीं थी, पर उनमें वो स्टार क्वालिटी थी। उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी एलिगेंस, उनका स्टाइल, दुनिया भर में उन्हें प्यार मिला। वो कभी मीडिया के पीछे नहीं भागी, पर दुनिया उनकी हर एक मूव पर नजर रखती थी। उनका चार्म लाउड नहीं था, वो सिंबॉलिक था। ब्यूटी, दर्द, काइंडनेस और ग्रेस का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, वो कल्चरल मिथ बन जाते हैं। हाउ द स्टार सेड्यूसेस, वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती है, ताकि लोग उन्हें दूर से एडमायर करें। उनका अपीयरेंस या एक्सप्रेशन स्ट्राइकिंग होता है। वो दूसरों को अपने फैंटेसीज प्रोजेक्ट करने देती है। वो खुद को कभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करती, जो मिस्ट्री और गहरी कर देता है। वो ऐसा फील देती हैं जैसे वो सबकी हो और किसी की भी नहीं।
Why it works? लोग आइकॉन बनने वालों की तरफ नेचुरली खींचते हैं, उनके असली सेल्फ के लिए नहीं, बल्कि उस फीलिंग के लिए जो वो देते हैं। स्टार एक ब्लैंक स्क्रीन बन जाती है, जहां लोग अपनी लॉन्गिंग, लव और एस्केप प्रोजेक्ट करते हैं। वो एक इल्यूजन ऑफ परफेक्शन क्रिएट करती है, और लोग उस इल्यूजन के पीछे भागते हैं। चैप्टर 10 द एंटी सेड्यूसर। हर कोई सेडक्टिव नहीं होता, कुछ लोग बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। एंटी सेड्यूसर वो इंसान होता है जो बिना जाने अपने बिहेवियर, एनर्जी या एटीट्यूड से दूसरों को रिपेल करता है। वो डिज़ायर जगाता नहीं, उसे ख़त्म कर देता है। ये चैप्टर ये बताता है कि क्या करना नहीं, बल्कि क्या अवॉइड करना है। वॉट मेक्स एन एंटी सेड्यूसर? एंटी सेड्यूसर्स अक्सर सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, इनसिक्योर या नीडी होते हैं। वो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं और सामने वाले को ट्रैप्ड, बोर्ड या जज्ड फील करवाते हैं। उनमें ना मिस्ट्री होती है ना ग्रेस। जहाँ पुल करना चाहिए वहाँ पुश कर देते हैं। वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि उनके पीछे भागते हैं, और ये भागदौड़ बेस्पिरिट और अनकंफर्टेबल लगती है। कॉमन एंटी सेड्यूसर टाइप्स। 1. द ब्रूट, बहुत अग्रेसिव, जबरदस्ती अट्रैक्शन बनाना चाहता है। 2. द सफोकेटर, ओवरली क्लिंगी और इमोशनल सपोर्ट के लिए हमेशा डिपेंडेंट। 3. द मॉरलाइजर, हर वक्त दूसरों को जज करता है या करेक्ट करने की कोशिश करता है। 4. द बम्बलर, नर्वस रहता है, हर चीज ओवरथिंक करता है। 5. द विंड बैग, सिर्फ अपने बारे में ही बोलता रहता है। 6. द रिएक्टर, जल्दी हर्ट हो जाता है, ओवरली सेंसिटिव होता है। 7. द वल्गैरियन, बिना एलिगेंस के क्रूड और स्लॉपी बिहेवियर दिखाता है। 8. द टाइट वार्ड, इमोशन, पैसा या टाइम सब में कंजूस। इन सब में एक चीज कॉमन है, इमोशनल जेनरोसिटी की कमी। वाई एंटी सडक्शन हैपन्स? ज्यादातर एंटी सडक्शन की जड़ होती है इनसिक्योरिटी में। रिजेक्शन का डर, साइलेंस का डर, वल्नरेबिलिटी का डर। इसलिए एंटी सेड्यूसर्स या तो ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं या इमोशनली शटडाउन हो जाते हैं। कभी रश करते हैं, कभी प्रेशर देते हैं और कभी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ये सब मिलकर डिज़ायर को ख़त्म कर देते हैं। दूसरे लोग उनके साथ डिज़ायर्ड नहीं, बल्कि यूज्ड या ड्रेन्ड फील करते हैं, जैसे उनका रोल सिर्फ थेरेपिस्ट का हो। हाउ टू अवॉइड बीइंग एन एंटी सेड्यूसर? अपने इम्पैक्ट को समझने की आदत डालो। लोग तुम्हारे साथ क्या महसूस कर रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो। ओवर रिएक्ट या ओवर शेयर मत करो। चेज करना बंद करो। थोड़ा स्पेस और टेंशन बनाए रखो। वर्ड्स, टोन और बिहेवियर में एलिगेंस लाओ। अटेंशन, एनर्जी और प्रेजेंस में जेनरस बनो। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे इंसान बनो जिसके साथ लोग रहना चाहें, ना कि जिसके साथ फंस गए हो ऐसा महसूस हो। की लेसन। एंटी सेड्यूसर हमें याद दिलाता है, अट्रैक्शन बनाना एक स्किल है, लेकिन उसे बर्बाद करना और भी आसान है। नीडीनेस से बचो, प्रेशर मत दो, सेल्फिश मत बनो। सडक्शन का मतलब है दूसरों को डिजायर्ड और अलाइव फील करवाना, ना कि ओवरवेल्म्ड और अनकंफर्टेबल। अब जब हमने अलग अलग सेडक्टिव कैरेक्टर्स को समझ लिया है, पार्ट 2 हमें ले चलता है एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। वो स्ट्रैटेजी, वो स्टेप्स और उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। सेडक्शन कोई एक बड़ा मूव नहीं होता, ये एक स्लो साइकोलॉजिकल जर्नी होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे 4 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। 1. इंटरेस्ट और डिजायर जगाना। 2. इमोशनल कंफ्यूजन और प्लेजर क्रिएट करना। 3. इमोशनल हुक को गहराई तक ले जाना। 4. फाइनल मूव, किल के लिए आगे बढ़ना। हर फेज में स्पेसिफिक टैक्टिक्स होते हैं। शुरुआत होती है इस फाउंडेशन से। चैप्टर 11, सही शिकार चुनो। हर सेडक्शन की शुरुआत होती है सही टारगेट से। अगर तुम गलत इंसान को चुनते हो, जो बहुत गार्डेड है, अनइंटरेस्टेड है या डिस्ट्रैक्टेड है, तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। ये चैप्टर सिखाता है कि सेडक्शन किसी को जबरदस्ती अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ऐसे किसी को ढूंढना है जो ऑलरेडी इमोशनली रिसेप्टिव हो। अच्छा विक्टिम कौन होता है? सही विक्टिम वो होता है जो अंदर से इमोशनली डिससैटिस्फाइड या बोर्ड हो, जिसकी कुछ डिजायर्स या फैंटेसीज पूरी ना हुई हों, जो क्यूरियस हो,
वल्नरेबल हो या कुछ नया महसूस करना चाहता हो, जिसमें लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी या रूटीन लाइफ से तंग आने के साइंस हों। ऐसे लोग पहले से ही इन्फ्लुएंस के लिए ओपन होते हैं, बस उन्हें सही एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर कोई पूरी तरह से इमोशनली फुलफिल्ड है या दिल से बंद है, तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश बेकार है। अच्छा, रिसेप्टिव टारगेट को कैसे पहचानें? नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दो, जैसे लॉन्गिंग स्टेयर्स, नर्वसनेस या इमोशनल ओपननेस। रेस्टलेसनेस और अंदर की क्रेविंग के सटल साइंस को ऑब्जर्व करो। उनके पास्ट को समझो। अगर उन्हें कभी इग्नोर किया गया है या हर्ट किया गया है, तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। ये देखो कि वो अटेंशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यूरियस, शाय या फ्लैटेड होते हैं क्या। इस पूरी प्रोसेस की है इमोशनल सेंसिटिविटी। उस व्यक्ति को पहचानना जो कुछ चाहता है, जो उसे अभी तक नहीं मिला है। हर किसी को सिड्यूस मत करो। सबसे कॉमन गलती क्या है? हर किसी को सिड्यूस करने की कोशिश करना। इससे न सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है, बल्कि तुम्हारी सिडक्टिव पावर भी वीक हो जाती है। ग्रेट सिड्यूसर्स हमेशा सिलेक्टिव होते हैं। वो पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं राइट पर्सन और राइट मोमेंट के लिए। जब तुम सही टारगेट चुनते हो, तो बाकी की प्रोसेस नेचुरली फ्लो करती है, क्योंकि तुम एक असली इमोशनल गैप को टच कर रहे होते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, कैसनोवा इस स्टेप का मास्टर था। वो अपना टाइम अनइंटरेस्टेड विमेन के पीछे वेस्ट नहीं करता था। वो ऑब्जर्व करता था, देखता था कौन सी विमेन निग्लेक्टेड हैं, लोनली हैं या डल रिलेशनशिप्स में फंसी हुई हैं। इमोशनल ओपनिंग दिखते ही वो धीरे, सोच समझकर और बड़े असरदार तरीके से अप्रोच करता था। यही उसकी ताकत थी, सबको सिड्यूस करना नहीं, बल्कि सही को करना। की लेसन, सिडक्शन की शुरुआत कॉन्वर्जेशन से पहले होती है, उस इंसान से जिसे तुम चुनते हो। इमोशनल हंगर को पहचानो। जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसे चेंज करने की कोशिश मत करो। वहीं से शुरू करो जहां जमीन पहले से सॉफ्ट है। तभी तुम्हारी कोशिशें नेचुरली ग्रो करेंगी। एक झूठी सुरक्षा का एहसास पैदा करो। जब तुमने अपना सही टारगेट चुन लिया हो, तो अगला कदम है उनके डिफेंसेस को तोड़ना। लोग नेचुरली सिडक्शन से रेजिस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें मैनिपुलेट करेगा या उनका कंट्रोल छीन लेगा। इसलिए तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए उन्हें सेफ, रिलैक्स्ड और नॉन थ्रेटेंड फील करवाना। यही है इस चैप्टर का मकसद, एक झूठी सुरक्षा का एहसास पैदा करना। ये कदम इतना ज़रूरी क्यों है? अगर किसी को लगे कि तुम उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका गार्ड तुरंत ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ कैजुअल, फ्रेंडली या एक्सीडेंटल लगे, तो उनके इमोशनल डिफेंसेस धीरे धीरे गिर जाते हैं। यह है इमोशनल कैमोफ्लैज। तुम सिड्यूस कर रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे। ये इल्यूजन कैसी क्रिएट करें? 1. इनडायरेक्ट रहो। शुरुआत में अपनी ऑब्वियस इंटरेस्ट मत दिखाना। फ्रेंड, लिसनर या न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह अप्रोच करो, चेजर की तरह नहीं। 2. फेमिलियरिटी क्रिएट करो। तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए नेचुरल लगे। उन्हीं टॉपिक्स पे बात करो जो म्यूचुअल हैं, जैसे कॉमन इंटरेस्ट्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस या हार्मलेस बातें। 3. मिरर देयर एनर्जी। उनके पेस को मैच करो। प्रेशर मत डालो, उन्हें रिदम डिसाइड करने दो। डायरेक्शन तुम स्लोली गाइड करो। 4. इनोसेंट दिखना। तुम्हें क्लेवर या स्ट्रैटेजिक नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारी हर मूव स्पॉन्टेनियस या एक्सीडेंटल लगे। जब वो तुम्हारे साथ सेफ फील करने लगेंगे, तभी उनका दिल खुलेगा और सिडक्शन सच में स्टार्ट होगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, टैलीरैंड। फ्रांस का डिप्लोमेट टैलीरैंड इस टेक्निक का मास्टर था। वो कभी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता था, ज्यादा सुनता था, कम बोलता था, लोगों को हंसाता था और एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान बन के रहता था। लेकिन इस सॉफ्ट सरफेस के नीचे वो क्वाइटली कॉन्वर्सेशंस कंट्रोल करता था, डिजायर्स मैनिपुलेट करता था और पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। उसकी सक्सेस का राज था हार्मलेस दिखना, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ प्लान करना। ये टैक्टिक क्यों काम करती है? लोग उस चीज का ज्यादा रेजिस्ट करते हैं जो उन्हें क्लियरली दिखती है। अगर किसी को लगे कि तुम्हारा इंटेंशन सिडक्शन है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ फ्रेंडशिप, कोइंसिडेंस या कंफर्ट की तरह लगे, तो उनके इमोशनल वॉल्स गिरने लगते हैं। वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं बिना जाने। और जब तक वो इस पुल को महसूस करें, तब तक वो तुम्हारे ट्रैप में आ चुके होते हैं। आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें? इस स्टेप को अप्लाई करने के लिए पेशेंस रखो। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर डिजायर। तुम्हारा टूल हो ह्यूमर, काइंडनेस और लिसनिंग।
शुरुआत में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स या इंटेंस अट्रैक्शन मत दिखाओ। लेट एवरीथिंग ग्रो नेचुरली। तुम उनके आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो जहां उन्हें लगे कि वो इन कंट्रोल हैं, जबकि असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। की लेसन, सिडक्शन फोर्स से नहीं होती, वो होती है इनविजिबल इन्फ्लुएंस से। टारगेट को सेफ फील कराओ, उन्हें कंट्रोल का एहसास दो, तभी वो अपना गार्ड नीचे करेंगे और तुम्हारे इमोशंस को अंदर आने देंगे। चैप्टर 12। एक झूठी सुरक्षा का एहसास पैदा करो। जब तुमने अपना सही टारगेट चुन लिया हो, तो अगला कदम है उनके डिफेंसेस को तोड़ना। लोग नेचुरली सिडक्शन से रेजिस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें मैनिपुलेट करेगा या उनका कंट्रोल छीन लेगा। इसलिए तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए उन्हें सेफ, रिलैक्स्ड और नॉन थ्रेटेंड फील करवाना। यही है इस चैप्टर का मकसद, एक झूठी सुरक्षा का एहसास पैदा करना। ये कदम इतना ज़रूरी क्यों है? अगर किसी को लगे कि तुम उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका गार्ड तुरंत ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ कैजुअल, फ्रेंडली या एक्सीडेंटल लगे, तो उनके इमोशनल डिफेंसेस धीरे धीरे गिर जाते हैं। यह है इमोशनल कैमोफ्लैज। तुम सिड्यूस कर रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे। ये इल्यूजन कैसी क्रिएट करें? 1. इनडायरेक्ट रहो। शुरुआत में अपनी ऑब्वियस इंटरेस्ट मत दिखाना। फ्रेंड, लिसनर या न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह अप्रोच करो, चेजर की तरह नहीं। 2. फेमिलियरिटी क्रिएट करो। तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए नेचुरल लगे। उन्हीं टॉपिक्स पे बात करो जो म्यूचुअल हैं, जैसे कॉमन इंटरेस्ट्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस या हार्मलेस बातें। 3. मिरर देयर एनर्जी। उनके पेस को मैच करो। प्रेशर मत डालो, उन्हें रिदम डिसाइड करने दो। डायरेक्शन तुम स्लोली गाइड करो। 4. इनोसेंट दिखना। तुम्हें क्लेवर या स्ट्रैटेजिक नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारी हर मूव स्पॉन्टेनियस या एक्सीडेंटल लगे। जब वो तुम्हारे साथ सेफ फील करने लगेंगे, तभी उनका दिल खुलेगा और सिडक्शन सच में स्टार्ट होगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, टैलीरैंड। फ्रांस का डिप्लोमेट टैलीरैंड इस टेक्निक का मास्टर था। वो कभी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता था, ज्यादा सुनता था, कम बोलता था, लोगों को हंसाता था और एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान बन के रहता था। लेकिन इस सॉफ्ट सरफेस के नीचे वो क्वाइटली कॉन्वर्सेशंस कंट्रोल करता था, डिजायर्स मैनिपुलेट करता था और पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। उसकी सक्सेस का राज था हार्मलेस दिखना, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ प्लान करना। ये टैक्टिक क्यों काम करती है? लोग उस चीज का ज्यादा रेजिस्ट करते हैं जो उन्हें क्लियरली दिखती है। अगर किसी को लगे कि तुम्हारा इंटेंशन सिडक्शन है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ फ्रेंडशिप, कोइंसिडेंस या कंफर्ट की तरह लगे, तो उनके इमोशनल वॉल्स गिरने लगते हैं। वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं बिना जाने। और जब तक वो इस पुल को महसूस करें, तब तक वो तुम्हारे ट्रैप में आ चुके होते हैं। आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें? इस स्टेप को अप्लाई करने के लिए पेशेंस रखो। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर डिजायर। तुम्हारा टूल हो ह्यूमर, काइंडनेस और लिसनिंग। शुरुआत में ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स या इंटेंस अट्रैक्शन मत दिखाओ। लेट एवरीथिंग ग्रो नेचुरली। तुम उनके आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो जहां उन्हें लगे कि वो इन कंट्रोल हैं, जबकि असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। की लेसन, सिडक्शन फोर्स से नहीं होती, वो होती है इनविजिबल इन्फ्लुएंस से। टारगेट को सेफ फील कराओ, उन्हें कंट्रोल का एहसास दो, तभी वो अपना गार्ड नीचे करेंगे और तुम्हारे इमोशंस को अंदर आने देंगे। चैप्टर 13। जब तुम किसी को इमोशनली सेफ फील करवा चुके हो, अगला कदम होता है उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करना। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन से ऑब्सेशन पैदा होता है। जब तुम्हारे सिग्नल्स क्लियर और प्रिडिक्टेबल होते हैं, लोग कंट्रोल महसूस करते हैं और अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब तुम मिक्स सिग्नल्स भेजते हो, उनका इमोशन होप और डाउट के बीच झूलता है और ये स्विंग एडिक्टिव बन जाता है। मिक्स सिग्नल्स होते क्या है? मिक्स सिग्नल्स वो पल होते हैं जब तुम्हारी बिहेवियर इमोशनल अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। तुम इंटरेस्टेड लगते हो, फिर सडनली डिस्टेंट। तुम फ्लर्ट करते हो, फिर पुल बैक, कभी वार्म, कभी कोल्ड। यही टेंशन उन्हें तुम्हारे एक्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो हर बात एनालाइज करते हैं, तुम्हारे इमोशंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और इसी कंफ्यूजन में उनका डिजायर डीपन हो जाता है। ये काम क्यों करता है? ह्यूमंस इमोशनल पजल सॉल्व करने के लिए वायर्ड होते हैं। जब किसी का बिहेवियर थोड़ा इनकंसिस्टेंट होता है, ना बिल्कुल कोल्ड पर अनप्रिडिक्टेबल, तो क्यूरियोसिटी और इमोशनल अटैचमेंट ग्रो करती है। वो बार बार कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करते हैं, खुद से सवाल करते हैं, हर छोटी बात में मीनिंग ढूंढते हैं और इसी प्रोसेस में वो तुमसे इमोशनली ज्यादा जुड़ जाते हैं। मिस्ट्री एक इमोशनल स्पेस बनाता है और उस स्पेस में डिजायर क्वाइटली ग्रो करता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो ने इस टैक्टिक को मास्टर किया था।
एक मोमेंट में वो किसी वुमन को प्रेज और अडोर करता और अगले मोमेंट उसे बिल्कुल इग्नोर। उसके लवर्स कभी सिक्योर फील नहीं करते थे और इसी वजह से वो ऑब्सेस्ड हो जाती थीं। अनसर्टेनिटी ने उन्हें हमेशा ऑफ बैलेंस रखा। वो पिकासो का अफेक्शन बार बार अर्न करने की कोशिश करती थीं। पिकासो का असली पावर सिर्फ उसकी आर्ट नहीं था, बल्कि उसका इमोशनल मैनिपुलेशन था, मिक्स सिग्नल्स के थ्रू। कैसे यूज करें मिक्स सिग्नल्स? 1. टू अवेलेबल मत बनो। चाहे तुम इंटरेस्टेड हो, कभी कभी स्पेस दो, थोड़ा पुल बैक करो। एनर्जी चेंज करो। एक दिन वार्म और एंगेजिंग रहो, दूसरे दिन थोड़ा क्वाइट और मिस्टीरियस। प्रिडिक्टेबल मत बनो। तुम्हारी रिएक्शंस कभी सरप्राइज करनी चाहिए, गैसिंग में रखो। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट्स क्रिएट करो। कभी डेप्थ दिखाओ, कभी डिटैचमेंट। ये साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है। लेकिन याद रहे, गोल है टेंशन बनाना, रिजेक्शन नहीं। बैलेंस जरूरी है। ज्यादा कोल्ड बनोगे तो वो दूर हो जाएंगे, ज्यादा वार्म बनोगे तो वो कंट्रोल महसूस करेंगे। आर्ट ये है कि दोनों को ब्लेंड करो, बस इतना कि वो कंफ्यूज रहें और तुम्हें और चाहें। तुम उनके लिए एक इमोशनल स्टॉर्म बन जाते हो जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाते। आज के टाइम में ये कैसे दिखता है? आज के ज़माने में ये कुछ सिंपल मूव्स हो सकते हैं। एक मैसेज का स्वीट रिप्लाई देना, लेकिन नेक्स्ट मैसेज में टाइम लेना। कॉन्वर्सेशन में चार्मिंग होना, फिर थोड़ी देर डिसअपियर हो जाना। कॉम्प्लीमेंट्स देना, लेकिन ओवरली एक्सप्रेसिव ना बनना। उन्हें तुम्हारी प्रेजेंस महसूस हो, फिर थोड़ा एब्सेंस भी। जब भी तुम पुल बैक करते हो, उनका डिजायर और स्ट्रांग हो जाता है। की लेसन: मिक्स सिग्नल्स इमोशन को स्टर करते हैं, मिस्ट्री क्रिएट करते हैं और सामने वाले को इमोशनली एंगेज रखते हैं। डिजायर सर्टेनिटी से नहीं बनता, वो बनता है यस और नो के बीच वाले स्पेस में। बस इतना दो कि वो एक्साइट हो जाए और इतना डिस्टेंस रखो कि वो तुम्हारे दिमाग से ना निकले। चैप्टर 14, टारगेट को उसके खुद के कंक्लूजन तक ले जाना। सबसे पावरफुल सेडक्शन वही होती है जो जबरदस्ती ना लगे, बल्कि जिसमें सामने वाले को लगे कि ये उसकी अपनी चॉइस थी। यही है कला, टारगेट को सॉफ्टली गाइड करना, बिना डायरेक्टली बोल के, बिना प्रेशर डाले, उस कंक्लूजन तक ले आना जहां वो खुद सोचें, मुझे ये चाहिए। तुम कुछ फोर्स नहीं कर रहे, तुम बस फील करा रहे हो, एक साइलेंट वे में। ये स्टेप क्यों जरूरी है? लोग नेचुरली कंट्रोल से रेजिस्ट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, वो इमोशनली पुल बैक कर जाते हैं। लेकिन अगर डिजायर अंदर से फील हो, अगर उन्हें लगे कि मैंने खुद ये चूज किया, तो वो उस इमोशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। यही सीक्रेट है। ऐसी मोमेंट्स क्रिएट करो, ऐसा एनवायरनमेंट जहां वो खुद कंक्लूजन ड्रॉ करें, बिना तुम्हारे कुछ कहे। कैसे लीड करें बिना पुश किए? 1. सजेशन दो, कमांड नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम मुझे लाइक करती हो, बोलो, कभी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस के बाद लोग एक स्ट्रेंज कनेक्शन फील करते हैं। 2. मोमेंट्स ऑफ इंटीमेसी बनाओ। राइट लाइटिंग, सॉफ्ट टोन, इमोशनल मूड, ये सब उस सबकॉन्शियस फील को ट्रिगर करते हैं जिसमें वो तुमसे इमोशनली अटैच हो जाएं। 3. उनके डिजायर्स मिरर करो। उनके इमोशंस, वैल्यूज या फैंटेसीज को रिफ्लेक्ट करो, जिसे वो खुद फील करें कि ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था। 4. साइलेंस का यूज करो। कभी कभी कम बोलना ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते, वो गेस करते हैं तुम क्या सोच रहे हो और अपने ही डिजायर्स तुम पर प्रोजेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल: क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा कभी अटेंशन मांगती नहीं थी। वो ऐसे सीन्स क्रिएट करती थी जहां लोगों को लगे कि वो उससे खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो राइट मोमेंट पे एंटर करती थी, ड्रामेटिक टाइमिंग सेट करती थी और पावरफुल मेन को ये फील होता था कि वो ही पहले स्टेप ले रहे हैं। लेकिन सच ये था, हर मूव क्लियोपैट्रा कंट्रोल कर रही थी। उसका जीनियस था सिडक्शन को मैनिपुलेशन नहीं, डेस्टिनी जैसा फील कराना। साइकोलॉजी बिहाइंड इट: लोग उस चीज से ज्यादा अटैच्ड होते हैं जो उन्होंने खुद चूज की हो। जब उन्हें लगता है कि मैं ही उसके पास गया, मैंने ही मूव किया, तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें लगता है ये सही है। आज की लाइफ में कैसे यूज करें? जल्दी कन्फेशन मत दो। पहले अपनी प्रेजेंस, अपनी वाइब से काम लो। डायरेक्ट बात के बजाय सटल हिंट्स ड्रॉप करो। ऐसे मोमेंट्स बनाओ जहां वो लीड लें। थोड़ा मिस्ट्री छोड़ो, उन्हें तुम्हारे बारे में और जानने का मन हो। बी पेशेंट, लेट देम बिल्ड देयर ओन रीजन टू फॉल फॉर यू। याद रखो, तुम थॉट्स प्लांट कर रहे हो, फोर्स नहीं। की लेसन: ग्रेट सेड्यूसर्स पुश नहीं करते, वो गाइड करते हैं। वो सिचुएशन को शेप करते हैं, इमोशन फीड करते हैं, जब तक सामने वाले को लगता है कि मैं खुद चाहता हूं ये।
जब किसी को लगता है कि उन्होंने तुम्हें फ्रीली चूज किया है, तो वो ज्यादा डीपली फॉल करते हैं और ज्यादा देर तक स्टे करते हैं। ये था द आर्ट ऑफ सिडक्शन पार्ट 1, जहां हमने जाना चुप्पी की ताकत, मिस्ट्री का असर और इमोशनल टेंशन का जादू। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पार्ट 2 अब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और वहीं से असली सिडक्शन शुरू होता है। पार्ट 2 में तुम जानोगे कैसे चामर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेते हैं, ऑब्सेशन बनाते हैं और इमोशनल एडिक्शन में बदल देते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता। पार्ट 2 अभी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट फेज मिस मत करना, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा।